अच्छा भाई, जैसे कि आप सबको पता है कि ये वर्कशॉप किसके बारे में, कि आप अपनी नॉवल किस तरह लिख सकते हैं, ये स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है इसमें। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम राहिला है और इधर उधर नहीं जाते, मुझे लिखने का शौक है, ठीक है। तो मैंने समथिंग 2014 या उसके करीब करीब अपनी फर्स्ट फैन फिक्शन लिखी थी कहीं, जिसकी वजह से अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से मुझे जो है एक दिलचस्पी पैदा हुई कि आई शुड राइट। इसके बाद फिर जो है मैंने अपना ये सफ़र बिल्कुल आगाज़ किया। इसके बाद फिल वक्त आई एम एन आर्टिकल राइटर। पहले मैंने ब्लॉग्स पे भी लिखा और अभी फिल वक्त मैं हब डेली पर आर्टिकल राइटिंग कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक आर्टिकल राइटर फिक्शनल नावल वगैरह के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो भाई मेरा ख्वाब है एक छोटा सा कि मुझे नावल लिखनी है, सही है, और उसको मुझे हकीकत बनाना है। और मुझे लगता है आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह आप लोग का भी इस तरह मिलता जुलता ख्वाब होगा, तो इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो इसलिए मैंने बस अपनी जो है पूरा ये स्टार्टिंग रखा। लेकिन जाहिर सी बात है, लिखना कैसे क्या करना है आई डिडंट न्यू। ग्रामर अच्छी नहीं है, इंग्लिश इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताना है, अपनी स्टोरी बतानी है, अपनी स्टोरियाँ लिखनी है भाई, मुझे स्टोरीज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये था मेरा। इसके अलावा बस फिर उसके हिसाब से करती गई, अपनी अलग अलग चीज़ें मालूम करती गई कि किस तरह लिखनी है, क्या ज़राए मेरे पास, पूरा अपने हिसाब से रेगुलर सर्चेज इसके बारे में मालूम करना, पीछे पीछे स्टोरीज़ लिखना, शेयर करना इधर उधर ग्रुप्स पे जाना। तो ये उसके हिसाब से मैंने पूरा एक जो है एक नॉलेज हासिल की, तो वो नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम अ सेल्फ अ राइटर। मैं लिखती वगैरह हूँ इधर उधर, लेकिन फिल वक्त आई एम रूकी, तो मुझे कोई इतना बड़ा ना समझे, आई एम वन ऑफ यू। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले कि हाउ टू बी अ राइटर से पहले जो है मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि राइटर क्यों बनना है, क्या करना है, हम क्यों इधर हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पहले से डिस्कस करते हैं कि राइटर क्यों बनना है, वाई टू बी अ राइटर। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ख्वाहिश थी लिखना, इसी तरह सब दूसरों की भी ख्वाहिश होती है। कुछ लोग बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, कि उनका बेसिकली होता है कि मेरा तो ख्वाब था कि मुझे लिखना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, किस तरह करूंगी। तो जैसे कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे लिखना है, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता था, ठीक है। ग्रामर मेरी ख़राब, इंग्लिश मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे लिखना है और मुझे इंग्लिश में ही लिखना है। तो उसके लिए वही है, मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड। अगर आप चलें पहले राइटिंग की बात नहीं करते हैं। एक आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स किसी लोगों की बहुत अच्छी होती है। उसी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स में जाते हैं, कोई अपनी बात मनवाते हैं, कोई सेल्स में जाते हैं। इसी तरह यह राइटिंग भी होता है, ठीक है, कि राइटिंग एक वो तरीका है जिससे बेसिकली आप अपने तरफ किसी को जो है मायल करते हो कि आप क्या लिख रहे हो वर्ड्स के बारे में, और उससे लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि आपको क्यों लिखना है, सही है। तो ये आपका है। अब चलो भाई, पता चल गया कि क्यों लिखना है, सही है, वाई टू बी अ राइटर। आप आगे बढ़ते हैं हाउ टू बी अ राइटर पे, ठीक है। अच्छा भाई, हाउ टू बी अ राइटर, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले राइटर होने के लिए आपको चाहिए कि आपको जो है अच्छी इमेजिनेशन होनी पड़ेगी आपकी। आपके दोस्तों के साथ आप लोग बैठे होते हो या कभी कोई बात कर रहे होते हो, तो आपने सुना होगा ना कि अगर कोई बात करती है कि यार मैंने बहुत अच्छे से इमेजिन कर लिया, या इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह का होता है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, सही है, या कुछ भी इस तरह की आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको उसको इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सही है, कि आपको पता हो कि किस तरह जाना है, कहाँ जाना है। तो ये बहुत एक अच्छा फैक्टर होता है, सही है, एज अ राइटर बनने के लिए। दूसरा, आपको एक्टिव रीडिंग करनी पड़ती है। अब रीडिंग आपको क्यों करनी पड़ती है भाई, सिंपल सी बात है, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक अच्छे राइटर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो थोड़े से बेनिफिट्स शेयर कर देती हूँ रीडिंग के, ठीक है। आपका माइंड शार्प करता है, सही है, आप पढ़ते रहते हो, करते रहते हो सब आराम से, तो आपका माइंड शार्प होता रहता है, ठीक है। आपको न्यू वोकेबलरीज आती हैं, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती है, सही है। आप जैसे नए लफ्ज़ पढ़ते हो, अगर आपको उसके बारे में इल्म नहीं होता, आप उसके बारे में सर्च करते हो, उसकी मीनिंग जानते हो, सही है। अच्छा, रिसर्च से चलो थोड़ा रिसर्च की तरफ आते हैं, ठीक है। रिसर्च से ये भी है कि अगर आप रीडिंग करते हो उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, और टू बी ऑनेस्ट मेरा तो होता है। मतलब कि एक कहते हैं ना कि जब आप कोई रीड कर रहे होते हो या कुछ पढ़ रहे होते हो, कुछ मतलब कि आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो बिल्कुल,
तो उसी तरह का है, कुछ रीडिंग के साथ भी इस तरह जो है उसका समझ ले क्लोज कनेक्शन टाइप है। इसके बाद अब आप उस आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती है एम्फेसाइज करने की। अच्छा भाई, रीडिंग के जरिए आपको इमोशंस के बारे में पता चलते हैं, आपको हर कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। कोई विलन है तो विलन क्यों है। रीडर रीडर का जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट शेयर कर रही थी कि आपकी जो है आपको होता है एबिलिटी एम्फेसाइज करने की। जब आप इमोशंस दूसरों के पढ़ते हो या जानते हो तो आपको पता चलता है कि यार वो किस चीज़ से गुजर रहा है। सही है। आप कभी कभार आपने देखा हो कि विलन की बैक स्टोरी जान करके आपको स्टोरीज में या तो फिर जो है मूवीज में, फिल्म में, जब आप उनकी बैक स्टोरी जानते हो तो उसके बारे में आपको बड़ा बुरा लगता है ना कि यार ये इसकी भी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से ये विलन बना, या कुछ भी इस तरह की चीज़ है। तो आपको जो आपकी वो इमोशनल पावर होती है दूसरों को जानने की, वो आपकी बढ़ जाती है। तो दूसरों को आप ऐसे फौरन से जज नहीं करते कि ये बुरा है, ये ऐसे ही है। और सबसे लास्ट है, आपको गुड नाइट स्लीप आती है भाई। सही, नींद सबको प्यारी है। जब जब आप जो पढ़ते हैं या कुछ भी, सही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल। अच्छा, रिफा कह रही है रीडिंग इज अ फॉरगॉटन आर्ट। बिल्कुल यार, ऐसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी बिल्कुल कम्युनिटीज़ हैं। सही है। ये आपको है कि हाँ बहुत कम लोग हैं, तो अगर आपको आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में कोई एज अ रीडर मिल जाए जिससे आप रीडिंग के बारे में बात कर सको तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, आई होप ये सेकंड पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट पे आता है राइट राइट राइट। आपके इमेजिनेशन अच्छी है, आप अच्छे रीडर हैं, ठीक है, लेकिन आपको जब लिखना ही नहीं आएगा तो फिर आखिर आप कंटिन्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप बस लिखते जाओ, कुछ भी लिख रहे हो। सही है। देखो, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी होती है ना, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है। सही है। किसी भी मतलब लिखना नहीं पड़ता, उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सही है। अगर आप डिग्री होल्डर बनते हो तो ऐसे ही तो नहीं बन जाते। इसी तरह जो है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सही है, अगर आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की दूसरी स्किल हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वही वाली चीज़ है। ठीक है। तो बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। सही है। अच्छा, अब लिखना है तो कैसे लिखना है। देखो, जब तक आप एक्टिव रीडर नहीं होगे ना, तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ो। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो या आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, उस फॉर्मेट के बारे में जानोगे नहीं या रिसर्च नहीं करोगे, सही है, या और जो आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं इस वक्त, सही है, उनके पढ़ोगे नहीं, तब तक आप जानोगे कैसे आपको कैसे क्या लिखना है, कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी है। सही है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं। जब तक कि आप लिखेंगे नहीं ना, कोई भी चीज़ को लिखेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो तब तक के नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे से नहीं होगा सब कुछ, आप नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, रिकमेंडेड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन। अच्छा भाई, नॉवल लिखने की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, अब जैसे कि रिफक ने बोला कि रीडिंग इज़ अ फॉरगॉटन आर्ट, तो अब जाहिर सी बात है फ्रेंड सर्कल में रीडर्स जो है उनको पाना या राइटर्स को पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए जो है, अगर आपको लिखना है या आपको पढ़ना है, कुछ भी करना है, सही है, तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन सामने आ रहे हैं। सही है, मैं आपको बता दूं, इंकेट है, वॉटपैड है, वेब नॉवल, एनी बुक्स, एनी स्टोरीज। सही है। इसके अलावा अमेजोन है, किंडल पब्लिशिंग, डायरेक्ट पब्लिशिंग। सही है। इन सारी जगहों से आप पढ़ भी सकते हो। सही है। और साथ में जो है आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ साइट्स हैं जो पे करती हैं। इनके जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो है आपको हायर भी करती है फॉर राइटिंग। सही है। एनी स्टोरीज का भी यही है, एनी बुक्स भी यही है। इसके अलावा अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, मेरा फेब्रुअरी में ये रखने का इसलिए था क्योंकि फेब्रुअरी के उसमें पूरे साल में फेब्रुअरी में बहुत सारी दूसरी जो साइट्स हैं, जो रीडिंग और राइटिंग साइट्स हैं, वो अपनी अपनी शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन्स या स्टोरी कॉम्पिटिशन्स वो करती है कैश प्राइज के साथ। ठीक है। तो जब आप, जाहिर सी बात है, अब कैश प्राइज है, आपको लिखना है, ठीक है, अभी आपके पास वसाइल नहीं है या कुछ भी, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनी बुक्स की तरफ से भी होता है, एनी स्टोरीज की तरफ से भी होता है, व्हाट्सएप पे भी चलता रहता है। बट इसके अलावा कुंफू बुक्स अभी लेकर आया है, कुंफू बुक्स ने, और इसके अलावा रेडसी ने लेकर आया है। इस तरह की काफ़ी साइट्स हैं, अगर आप इसमें जाते जाओगे ना तो आपको खुद सामने शो होती जाएंगी। इस तरह की काफ़ी साइट्स हैं जो फिक्शनल लिखने की, अलग अलग उसमें वर्ड्स वगैरह, ये नॉवल 20,000 की, ये 70,000 वर्ड्स की नॉवल आप उनके साथ अपनी शेयर करते हो और फिर उस पर प्राइज़ जीतना या आपको चांस मिलता है पब्लिश होने का।
ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसलिए ये मैंने बस थोड़ा-सा छोटा-सा बता दिया। ये रिकमेंडेड साइट्स हैं कि जहाँ पे जो है आप आराम से देख सकते हैं, अपना कर सकते हैं। अच्छा भई, राइटिंग इन जनरल, इसकी बात कर लेते हैं। राइटिंग इन जनरल क्या होती है? देखें, एक फ़िक्शन होती है और एक नॉन फ़िक्शन होती है, ठीक है? फ़िक्शन इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, फ़िक्शन का मतलब ही इमेजिनेशन होता है ना, और नॉन फ़िक्शन का मतलब होता है, अब फ़िक्शन अगर इमेजिनेशन है, तो उसका मतलब कि वो इमेजिनरी नहीं होगी, वो रियल होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फैक्ट्स पे रिटन होगी, सही है? फ़िक्शन में जो है आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पोक कहते हैं। वही पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि रिफ़त ने बताया, सही है, ये रहा, कि एक ही टॉपिक पे अलग-अलग बंदे क्या सोचते हैं, ठीक है? बिल्कुल ये ऐसा ही होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है यही होता है कि आप क्या सोचते हो। अब आप एक नरेटर्स पोक में लिखते हो, तो जो है नरेटर्स पोक होता है थर्ड पर्सन पोक। जैसे कि आप जो ख़यालात लिख रहे होते हो, तो आप अपने वर्डिंग्स में लिख रहे होते हो ना, और पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप उस बंदे के, उस कैरेक्टर के हिसाब से लिख रहे होते हो। काफ़ी सारी बुक्स हैं जो नरेटर्स पोक में भी लिखी जाती हैं, और काफ़ी हैं जो फर्स्ट पर्सन पोक में भी लिखी जाती हैं कि जिस पे वो स्टोरी बेस होती है। अच्छा, किसी ने कभी कोई नॉवल पढ़ी है या कुछ पढ़ी है? मैंने पढ़ी थी पेप्सी सिद्वा की पढ़ी थी मैंने। अच्छा, नॉवल पढ़ी थी। पाकिस्तान के बारे में थी, उसके बारे में पढ़ी थी मैंने। सॉरी बेटा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा मैंने नॉवल पढ़ा था, पेप्सी सिद्वा का एक नॉवल था पाकिस्तानी राइटर का, ठीक है, और वो मुझे नॉवल का नाम भूल गया। तो वो किस में लिखा था, फर्स्ट पर्सन पोक में या नरेटर्स पोक में? वो उसने मतलब ऑटोबायोग्राफी का नॉवल था, और ओ, उसने मतलब फर्स्ट पर्सन में ही लिखा था मेरे ख्याल, आप बिल्कुल। अच्छा, नरेटर के तौर पे। अच्छा, अगर ऑटोबायोग्राफी थी तो जहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि नरेशन पोक में होगा, तो बिल्कुल नरेशन पोक में ही होगा, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू। अच्छा भाई, फिर आप जेनरस की तरफ आते हैं। अच्छा, फिक्शन क्योंकि इमेजिनेशन है, तो उसमें बहुत सारे जेनरस होते हैं ना, कि मतलब कि साइंस फिक्शन है, सही है, थ्रिलर है, एक्शन है, मूवी, मिस्ट्री होती है, सस्पेंस, हॉरर, हिस्टोरिकल फिक्शन, रोमांस, सही है। ये सारी चीज़ें मतलब कि जो इमेजिनेशन है, तो बेसिकली ये इस तरह आ जाती है ना, ठीक है? तो अब आता है जेनरस पे नॉन फिक्शन के। तो नॉन फिक्शन क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी के बारे में लिख रहे हो, या वो रियल ऑन फैक्ट्स होती हैं, तो इसलिए जो है उसकी बहुत मतलब कि कम जेनरस है। अब कुक बुक है, कुक बुक में आप रेसिपी लिख रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? आप नॉर्मल रेसिपी लिखोगे, पिक्चर शेयर करोगे, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी ना। इसी तरह ऑटोबायोग्राफी है, सही है, तो आप नरेटर्स पोक में लिखोगे और शख्स के बारे में बताओगे, उसकी रियल लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं। इसी तरह सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। पहले थोड़ा सा मैं नॉन फिक्शन वो कर ली थी, क्योंकि ये पूरी तो है ही फिक्शन बेस्ड वर्कशॉप, सही है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं ना। तो सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई। सेल्फ हेल्प बुक्स किसी ने पढ़ी है? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, सेल्फ हेल्प बुक्स जो है गाइडेंस बुक्स होती हैं, सही है, रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल, अरे वाह माशाल्लाह। मैंने भी रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, और उसके अलावा मैंने लिली सिंह की पढ़ी थी, हाउ टू बी अ बॉस। तो उसमें यही होता है कि बंदा अपनी जर्नी शेयर कर रहा होता है, और उससे आपको बेसिकली बता रहा होता है कि क्या सीखा, क्या नहीं, या आप अपनी लाइफ में किस तरह चेंज ला सकते हो, सही है, वो सारी होती है। और लास्ट होती है ट्रैवल वीलॉग, सही है। ये एक तरीके से वीलॉग ही होता है जो आप ट्रैवलिंग करते हो, लेकिन रिटन फॉर्म में। अब फिक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट का मैं बता देती हूँ, फैन फिक, सही है। फैन फिक ये नया नया इजाद हुआ है, आप समझ लें, ठीक है। तो फैन फिक्शन जो है बेसिकली पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल या हॉरर होती है, सही है। बेसिकली हॉरर बेस्ड स्टोरी होती है, उसमें मतलब कि इविल बीइंग्स, डेविल्स बोल लो, सही है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में लिखा हुआ होता है, ये जो आपके साथ मतलब कि हॉरर जर्नी हो रही होती है, उस पर स्टोरी पूरी बेस्ड होती है। आई थिंक पैरानॉर्मल कोई एक फिल्म भी थी उस पर, समझ लो उसकी तरह। सॉरी, मैं फिल्म से ज़्यादा इस तरह उसको कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि जो है कोई मसला तकरीबन हम लोग ज़्यादा फिल्म्स देखते हैं ना, ताकि आपको बैलेंस करने में, समझने में ज़्यादा ईजी हो ना। तो पैरानॉर्मल हॉरर हो गई। उसके अलावा जो है मिस्ट्री जो है, वो सस्पेंस को कहते हैं ना, कि किसी स्टोरी में सस्पेंस हो, समझ लें किसी का मर्डर हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई, सही है, उसको मिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। लास्ट में बता देती हूँ फैन फिक्शन का। फैन फिक्शन बेसिकली होता है जो आपके न्यू आइडल्स वगैरह होते हैं, ये इस तरह होता है जिनको बेसिकली आप जानते तो नहीं हो, लेकिन जिनको आप फॉलो करते हो। जो है फैन फिक ये होती है कि, सॉरी, फैन फिक्शन जो है, आप अगर किसी आइडल्स को फॉलो करते हो या कुछ इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनके बारे में लिखते हो ना। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी, आप फिक्र नहीं करें।
ठीक है, तो फैन फिक्शन जो है आप आइडल्स वगैरह जिनको आप फॉलो करते हो, तो क्योंकि आइडल का बेसिकली आप उनको अपना मेन हीरो बना लेते हो, कैरेक्टर बना लेते हो ना, और फिर उस पर आप जो है ना अपने आप को साथ इमेजिन करते हो, या चलो किसी और लड़की को इमेजिन करते हो करके उस पर स्टोरी लिखते हो। इट्स अ न्यू फॉर्म, लेकिन इस पे अगर आप फैन फिक्शन लिखते हो तो इस पे आपको कोई पे नहीं करेगा, ये मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये दूसरे डिफरेंट बुक जनर्स हैं जो मैंने लिखा है, वहाँ मेंशन किया है, आप देख लो, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो अलग मेंशन है जनर्स में, नॉन फिक्शन और फिक्शन में, ठीक है। अब आगे आता है टारगेट ऑडियंस पे। देखिए, कोई भी आप बुक लिखते हैं ना, तो वो सारा कोई जो है सब कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस ना। बेसिकली ये टारगेट ऑडियंस जो है, समझ लें कि आप किस तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं या किसको चाह रहे हैं आप वो बुक पढ़े ना, उसको कहते हैं, ठीक है। दो तरह की टारगेट ऑडियंस होती हैं, एक यंग एडल्ट और एक न्यू एडल्ट, ठीक है। अच्छा, टारगेट ऑडियंस का काम क्या है? ये काम आपको मार्केटिंग में आती है और आपकी लिखने में भी मदद करती है, क्योंकि आपको एक पता चल जाता है ना कि आप किसके लिए लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। यंग एडल्ट की एज ग्रुप 12 to 18 होती है, और वो कुछ भी पढ़ लेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो मतलब कि थोड़ा सा वहां पे मसला हो जाता है ना उनको। तो वही है, यंग एडल्ट पिकी तो नहीं होते, लेकिन उनके लिए आपको बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, सही है, क्योंकि एक गलती होती है प्रॉब्लम हो जाती है फिर उनके लिए, क्योंकि उनको वो ग्लिच रखने लगता है। न्यू एडल्ट जो है वो 18 to 30 एज होती है, और ये पिकी जो है रीडर्स होते हैं आपके। इनका ये होता है कि अच्छा, ये तकरीबन ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स उठाएंगे, या तो फिर इस तरह की चीज़ें उठाएंगे। ये अगर आपकी कोई गलती पकड़ी गई या कुछ वो हो गया, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। तो आप ये देखो जो आप लिख रहे हो क्या लिख रहे हो। लेकिन एक और चीज़, यंग एडल्ट में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सही है, वो पिक करके वो लोग जो है उनको मसला होता है, लेकिन न्यू एडल्ट में अगर इस तरह की छोटी गलती हो गई, जैसे ग्रामर एडिट हो गया या कुछ हो गया, ये पास ऑन कर देते हैं, तो इसके कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसको। अच्छा भाई, आइडेंटिफिकेशन जेंडर प्रेफरेंस से भी होगी, यंग एडल्ट न्यू एडल्ट तो हो गया, सही है, लेकिन इसके बाद आपका जेंडर कौन सा है आपको ये देखना पड़ेगा ना, सही है। अगर गर्ल्स जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स गो फॉर चॉकलेट, ठीक है। गर्ल्स जो है वो मेलो ड्रामा रोमांस उनको ज़्यादा चाहिए होता है स्टोरी में, और लड़के जो है वो एक्शन पढ़ते हैं, वो थ्रिलर पढ़ते हैं, सही है, वो इस तरह की चीज़ से उनको ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो आप देखो अगर आपकी स्टोरी में क्या है, या तो फिर अगर आपकी स्टोरी दोनों चाह रही है तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे कि हैरी पॉटर को ले लो या ट्वाइलाइट सागा ले लो। ट्वाइलाइट सागा एक्शन थी, ठीक है। मूवी ले लो, बुक ले लो, सही है, एक्शन भी थी, बट उसके अंदर रोमांस का फैक्टर भी था, तो वो बेसिकली दोनों जो है बॉयज हो या गर्ल्स हो दोनों पिक कर रहे थे, ठीक है, अपने वक्तों में। अच्छा, प्रोटेक यहाँ पे, यू पिक समथिंग विच यू डोंट हैव और टेंड टू रीड अ बिगर एज बुक्स। अगर आप अपनी बुक प्रेफरेंस को नोट करो ना, तो आप हमेशा वो बुक पढ़ते हैं जिसमें बेसिकली एज ज़्यादा हो। अच्छा, मैंने ये नोट किया था अपने वक्त में, और सीरियसली ऐसा ही होता था, मेरी एज से ज़्यादा होती थी। जैसे कि अगर मैं स्कूल में हूँ तो वो हाई स्कूल्स की बुक्स में पढ़ रही हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये अगर आप लोग अपने जहन में रखें ना, तो बहुत काम आएगी ये चीज़ इंशाल्लाह आगे जाके। अच्छा भाई, नॉवल स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिकली फॉर्मेट बोलने इसको, या कुछ बोलने, ठीक है, ये उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र कर देती हूँ ना, ताकि आप लोग को पता हो कि आप क्या है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ लें, नॉवल एसेंशियल्स बोलने इसको, ठीक है। आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये जो भी आपकी इमेजिनेशन है जिसके ऊपर बुक बेस करती है, सही है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समझ में आ गया ये? कोई कोई भी चीज़ हो, मतलब जिसपे आप लिखना चाह रहे हैं, जिसपे बुक बेस्ड हो, रोमांस पे बेस्ड हो, या कोई भी मतलब के कोई किसी प्रॉब्लम पे बेस्ड हो, सही है, आपकी लाइफ पे बेस्ड हो, सही है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आते हैं लॉग लाइन पे। लॉग लाइन क्या होती है? लॉग लाइन जो है, टू लाइन्स एसेंस ऑफ स्टोरी कंटेन कैरेक्टर्स their dilemma and conflict in short plot summary but not the end। आई होप ये समझ में आ गया हो, लेकिन मैं समझा देती हूँ, सही है। इसमें बेसिकली आप पूरी स्टोरी के बारे में बता रहे होते हो, सही है, कैरेक्टर्स थोड़ा सा डिफाइन करते हो कि मेन कैरेक्टर्स क्या है, उनके बारे में बताते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिफाइन करते हो, समझ लो उनके दुख या कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताते हो, सही है। और मतलब कि ये पूरा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बताते हो कि क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी एंडिंग नहीं बताते, ठीक है। ये बेसिकली इसका मतलब है। और यहाँ पे आप देखो, अगर आप लोग को दिख रहा हो, ये मैंने सॉरी, ये मैंने न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, ये द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की मैंने बाय जॉन ग्रीन की मैंने ये शेयर की है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इसका समझ में आ जाएगा, लॉग लाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का।
ये अगर आप पढ़ें, मैं रीड आउट कर देती हूँ। डिस्पाइट द ट्यूमर शेकिंग मेडिकल मिरेकल दैट हैज बॉट हर अ फ्यू ईयर्स। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है ना, मसला क्या है, सैड पार्ट क्या है, डिलीमा क्या है। ठीक है, ये बता दिया कि अच्छा भाई मेडिकल कंडीशन है। अब किसको है? हेजल हैज नेवर बीन एनीथिंग बट टर्मिनल। अच्छा भाई, मेन कैरेक्टर है हेजल, उसको है। ठीक है, कैरेक्टर बता दिया। हर फाइनल चैप्टर इंस्क्राइब्ड अपॉन डायग्नोसिस, but when a gorgeous plot twist named Augustus Waters suddenly appeared at Cancer Kid Support Group, Hazel's story is about to be completely rewritten. अब देखो, इसमें ये बता दिया, लड़की है, बीमार है। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में, दोनों मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया। सही है, सैडनेस बता दी। सही है, ये बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि होगा क्या है। ये आप थोड़ा सा पढ़ें। सही है, इसको तो ये रहा यहाँ पे, डिस्पाइट द ट्यूमर शेकिंग मेडिकल मिरेकल दैट हैज बॉट हर अ फ्यू ईयर्स। सही है, यहाँ पे डिलीमा के बारे में बता दिया कि अच्छा भाई ये मसला है। सही है, कैरेक्टर बीमार है। सही है, अब कैरेक्टर है कौन? ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया, हेजल हैज नेवर बीन एनीथिंग बट टर्मिनल। अच्छा भाई, ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, हेजल। फिर हर फाइनल चैप्टर इंस्क्रिप्ट अपॉन डायग्नोसिस, बट व्हेन अ गॉर्जियस प्लॉट ट्विस्ट नेम अगस्टस वाटर्स सडनली अपीयर्स एट कंसेक्टेड सपोर्ट ग्रुप, हेजल स्टोरी इज अबाउट टू कम्प्लीटली रीरिटन। अब अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये रहा, लॉग लाइन पे जो लिखा हुआ था कि 2 लाइन एसेंस स्टोरी होती है। ये 2 लाइन, अच्छा ये वर्ड के हिसाब से लिखी हुई है ना। जब आप वर्ड में 2 लाइन लिखते हो तो जाहिर सी बात है एक बुक कवर पे पीछे 4 लाइन या 5 तक आ जाती है। तो सॉरी, और हेजल है, ये मेन कैरेक्टर है, ये बता दिया। इसके अलावा ये भी बता दिया कि अच्छा भाई दोनों का मसला है। यहाँ पे अगर आप देखें कैंसर के सपोर्ट ग्रुप, तो दोनों दे आर अबाउट टू डाई। सही है, उनको मसला है कुछ, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। लेकिन ये भी बता दिया कि जब हेजल जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसकी लाइफ में जो है अगस्टस वाटर्स आया। सही है, तो इसके बाद उसकी स्टोरी कम्प्लीटली रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, यही वाली बात आ गई कि 2 लाइन्स एसेंस ऑफ स्टोरी, डिलीमा लिखा हुआ होता है। सही है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या मसले मसाइल है, प्लॉट समरी होती है लेकिन एंड नहीं बताते। यहाँ पे यही हो गया। अब ड्रामेटिक क्वेश्चन के बारे में आते हैं। ये ड्रामेटिक क्वेश्चन वैसे तो जो है आपके लिए नहीं होता, लेकिन ये कभी कभार आपके लिए भी डाल देते हैं लॉग लाइन के साथ। ठीक है, ये तकरीबन जब आप किसी को मतलब कि अपनी बुक देते हो ना पढ़ने के लिए, पब्लिश होने के लिए, तो उसके जब फर्स्ट 20 चैप्टर्स आप दे, सॉरी 20 चैप्टर्स बोल रही हूँ, 20 पेजेस, फर्स्ट 20 पेजेस आप उनको पढ़ने के लिए देते हो, तो उसमें जो है आप अपनी लॉगलाइन के साथ ड्रामेटिक क्वेश्चन डालते हो। सही है, लेकिन ये आपके लिए भी डाल जा सकता है। इसके लिए मैं आपको इसमें दे देती हूँ एग्जाम्पल। अच्छा भाई, ये सारा नवीद की बुक है, ऑल ऑफ माई हार्ट। इसमें आप देखें, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ये रहा, कैन यू रियली फॉरगेट योर फर्स्ट लव। ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली ड्रामेटिक क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है और आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। सही है, और फिर आपको वो बेसिकली बता रहा है कि यार आप सोचने पड़ जाते हो, अच्छा क्या है, फिर आप पढ़ते हो कि इसमें क्या है। तो इस तरह फिर आप पूरा मतलब कि ये इसकी तरफ रुझान करते हो कि अच्छा भाई लॉगलाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या है। सही है, तो इसमें फिर ये पूरा ये यहाँ पे लॉगलाइन लिखी हुई है। सही है, इस पढ़ के बताऊं या रहने दूं? ठीक है। Rahan is a hardworking and down-to-earth kind of person. He moves to London for a career perspective. Zina is his childhood friend and become his crush. All of My Heart is a childhood one-sided love story which continues after a long time. When Rehan returns from London, Zina seems to stay fun-loving, adventurous, but getting married. Rehan confused and heavy at heart. The book answers a very interesting question, that what will Rehan do? Risk ruining their friendship and tell her he loves her, or let her marry the man she has chosen? अच्छा भाई, यहाँ पे फिर सवाल वो हो गया। तो बेसिकली ये ड्रामेटिक क्वेश्चन है, जो आप पहले देख रहे हो लास्ट में देख रहे हैं ना, ये ड्रामेटिक क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको मुखातिब कर रहे हैं। सही है, तो इससे बेसिकली आपको इंटरेस्ट पैदा होता है और फिर आप बुक रीड करते हो। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। वैसे आप टू बी ऑनेस्ट आगे कुछ है नहीं, अब आपने एक छोटा सा काम करना है। अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन बुक पढ़ने के लिए या उसको थोड़ा ब्रीफ करने के लिए रेडी है। आई एम रेडी। चले भाई, ठीक है। अच्छा, मेरे पास और भी काफ़ी नॉवेल्स हैं, लेकिन मैं आपको उस पर वो नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मर्जी का कोई भी नॉवल उठाएं। ठीक है,
उस पर ये सारी चीज़ें देखें, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लॉग लाइन क्या है, ठीक है, ग्रामेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके अलावा ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में अभी समझा देती हूँ, लेकिन ये बेसिकली कंटिन्यू होगा नेक्स्ट उसमें, जो कि कल नहीं होगी, परसों होगी क्लास, ठीक है। तो लास्ट वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली जब आप स्टोरी लिखते हो, से कोई भी नॉवल लिख रहे होते हो, तो जैसे कि हर उसमें फॉर्मेट होता है, राइटिंग का, लेटर का, एप्लीकेशन का, सही है, तो हर चीज़ में नॉवल का भी फॉर्मेट है, ठीक है। बेसिकली 50,000 वर्ड्स में आपको लिखनी होती है। अब 50,000 वर्ड्स को आप अगर जो है उसको तोड़ो तो वो 20 चैप्टर्स बनते हैं और 2500 वर्ड्स बनते हैं लिखने के ईच चैप्टर में, ठीक है। और वो 15 मिनट रीड बनती है मैक्सिमम, ठीक है, अगर बहुत कोई स्लो रीडर है। वैसे तकरीबन 6 मिनट में एक बंदा आराम से पढ़ लेगा, लेकिन 2500 वर्ड्स बहुत होते हैं एक बंदे के लिए लिखने के लिए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक नॉवल लिख रहे होते हो तो बार बार उसको कैंसिल करना, फिर कुछ कैंसिल होता है, फिर वापस लिखा जाता है, फिर कैंसिल होता है, फिर लिखा जाता है। तो इसलिए जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बंदा अगर जिसको लिखनी है तो वो रेगुलर अपना कोटा बना ले 500 वर्ड्स लिखने का, ठीक है। 500 वर्ड्स वो 5 डेज के लिए लिखेगा, 7 दिन होते हैं, ठीक है। 2 दिन आप आराम करो, अपने आराम से, सही है, छुट्टी लो, और ये कि आप 5 दिन लिखो 500 वर्ड्स और उसको एडिट करते रहो ना, तो इनशाला 5 महीने, 4 से 5 महीने के अंदर आपकी बुक रेडी हो जाएगी, आप लिख लोगे। अगर आप बहुत बिजी भी हो, सही है, सब जाहिर सी बात है, लाइफ होती है सबकी, जॉब्स हैं, सही है, इसके अलावा स्टडीज़ हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली जो है 500 वर्ड्स अपने आप को अहद कर लो ना कि मुझे लिखना है और उसको एडिट भी करना है, तो आराम से आपकी जो है ना 4 मंथ्स में बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे होता है कंप्लीट। और अब आगे मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई स्टोरी कोई नहीं वो करना चाहता है, ढूंढना चाहता है कि कहाँ ढूंढे, क्या ढूंढे, या किसी राइटर की ढूंढे, तो जनाब मैंने आपको पहले बताया था वॉटपैड के बारे में, तो वहाँ पे वॉटपैड पे एक मेरा छोटा सा अकाउंट है, इंशाल्लाह उसकी लिंक मैं आपसे लोगों से शेयर कर दूंगी। तो वहाँ जाके आपने ये सारी चीज़ आप इसमें नोट कर लें, ठीक है। ये बुक है कीप इट हलाल, ये मैं लिख ही रही थी आगे आप लोगों से शेयर करने के लिए, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके कुछ ही चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली आप फिल वक्त इसका बुक जेनर देख लें कि क्या बुक जेनर है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप जब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको जो है लॉग लाइन ड्रामेटिक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा इसकी जो है ना आईपी क्या है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है जिस पे लिखा हुआ है लॉग लाइन ड्रामेटिक क्वेश्चन, सब ये आपने जानना है, ठीक है। इनशाला ये जो है आपको अभी सेंड हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। ये आखिर था। चलो भाई, थैंक यू आज के लिए, ये इतना है। आप सबको समझ में आया? चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया, तो आप फिर इजाज़त लेते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह कल तो नहीं परसों फिर मुलाकात होगी यहीं पे। चले भाई, फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।